गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा एसएसटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, न्यायपालिका। और हमने लास्ट लेक्चर में हमारे कानून व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने फौजदारी कानून और दीवानी कानून के बारे में जानकारी भी हासिल की थी, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच क्या अंतर है उसको भी एक तालिका से समझने का प्रयास किया था। आज हम चैप्टर को आगे चलाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमारे भारत में या कहीं भी इतनी जनसंख्या है, क्या सभी देश का नागरिक न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार दिया गया है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार, अगर उनमें से किसी का भी उल्लंघन हुआ है, वह शोषित हुआ है, तो वह न्यायालय में जाकर क्या प्राप्त कर सकता है? अपने लिए न्याय मांग सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होती है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, साधनों से अभाव है, ऐसे लोग न तो जानते हैं कि किस तरीके से हम जाके अपने हक को मांग सकते हैं, और ना उनके पास पैसा होता है। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया होती है, वह भी बहुत बड़ी होती है, और बिना पढ़े लिखे या कम समझदार व्यक्ति या कम पैसे वाले व्यक्ति इन कागजी कार्रवाइयों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, या वो जानते ही नहीं है कि कार्रवाई कैसे होगी, और इन सबको आगे को करने में बहुत सारा समय भी लगता है। तो कई बार आदमी इस चीज़ से घबरा कर भी अपने लिए न्याय मांगने के लिए शरण में नहीं जाता है। अगर कोई आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता या दिहाड़ी से मजदूरी करके अपना काम चलाता है, तो इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए और भी मुश्किल हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी को बताया। क्योंकि अदालत में जाने के लिए आपको कोई वकील करना होगा, वकील के साथ कागजी कार्रवाई करनी होगी, समय देना होगा। समय दोगे तो आप मजदूरी नहीं कर सकते हो, तो कमाओगे कहाँ से? पढ़े लिखे नहीं हो तो कागजी कार्रवाई करना आपको आता नहीं है, पैसा नहीं है तो आप वकील नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थितियों के अंदर आप अदालत में जाके इंसाफ पाने की उम्मीद बहुत कम रख पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी PIL की व्यवस्था का विकास किया था। क्या है ये? सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस प्रकार से पहुंच जाएं, इसके लिए ये प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके मौलिक अधिकारों का क्या हुआ हो? हनन हुआ हो। ये याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में आप दायर कर सकते हैं, यानी अपील कर सकते हैं। और न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बहुत ही ईजी बनाने का प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को जनहित याचिका माना जाने लगा। शुरुआत के सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूर को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काट के बाद रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा कराने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। ये आपको 2 उदाहरण बताए गए हैं। अब आता है कि आप क्या जानते हैं, आप सरकारी स्कूलों के बारे में सुनते होंगे कि सरकार द्वारा सरकारी सहायता से जो सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर बच्चों को जो दोपहर का भोजन करने का इंटरवल होता है उसमें मिड डे मील दिया जाता है, अर्थात सरकार की ओर से मुफ्त में बच्चों को खाने के लिए खाना दिया जाता है। इसकी व्यवस्था भी कैसे की गई? जनहित याचिका के फलस्वरूप की गई। आपको अभी मैं एक चित्र प्रदर्शित करने जा रही हूँ जिसके अंदर इन सब चीज़ों का विवरण दिया गया है, मैं बताने जा रही हूँ। आप पहला चित्र देखेंगे। 2001 में राजस्थान और उड़ीसा जो हमारा प्रदेश है, यहाँ पर अकाल पड़ गया था, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। दूसरा चित्र है जो सरकारी गोदामों का है, जहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा हुआ था, अनयूज था। मालूम पड़ रहा है लोगों की खाने की बजाय उसको चूहे खा रहे थे और चूहों की भेंट वह चढ़ रहा था। तीसरी स्थिति में है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में इन लोगों के लिए जनहित याचिका दायर की और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है।
राज्य की इस दलील को गलत साबित कर दिया गया जिनके पास संसाधन नहीं है। इस आधार पर सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का क्या है, उत्तरदायित्व है। और चौथा जो है, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वे नए रोजगार उत्पन्न करे, राशन की दुकानों से, सरकारी दुकानों से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराएं, बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन मुफ्त दें। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया था। ठीक है, तो आम आदमी के लिए अदालत में पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों को मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। उदाहरण में आपने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या के बाद कहा गया था कि जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को सम्मिलित किया, यानी कोई व्यक्ति जिंदा कब रह सकता है। हमने कहते हैं ना, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, तो जिएगा कब? क्योंकि जिएगा जब वे कमाएगा, और कमाएगा अर्थात भोजन खाएगा, क्योंकि बिना भोजन के जिंदा रहना भी आसान नहीं है। तो भोजन के अधिकार को उसमें सम्मिलित किया गया। अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि जो स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मील डे सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को क्या उठाने हैं, महत्वपूर्ण कदम उठाने। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जो लोग आम आदमी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। उदाहरण के लिए कि गरीबों के आवास के अधिकार, यानी हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, साथ में जब जिएगा जब ना, जब वो रह पाएगा। तो जब आवास की बात करते हैं तो ऐसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि झुग्गी झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा लिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी झोंपड़ी वासियों को शहर में घुसपैठियों की नज़र से देखा जा रहा है, जबकि पहले वाले फैसले में झुग्गी झोंपड़ियों को आजीविका बचाने का प्रयास किया गया था। यहाँ एक उदाहरण, एक चित्र में, एक बॉक्स में एक फैसला है जिसमें ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे की फैसले को बताया गया है। ये फैसला क्या था? ये फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का क्या माना था, हिस्सा माना था। और इस फैसले के कुछ अंश आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं, जिसे मैं पढ़कर अभी आपको बताती हूँ कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर अपने न्याय का फैसला सुनाया था। अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि जीवन का अधिकार का दायरा व्यापक होता है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं अधिक होता है। कैसे होता है? कानून के द्वारा तय गई प्रक्रिया में, जैसे मृत्युदंड देने या उसे लागू करने के अलावा किसी भी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। जीवन के अधिकार का यह आयाम है। इस अधिकार में इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। इसी कारण देखिए, ये जो फैसला दिया गया है उसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को झुग्गी झोंपड़ी को उजाड़ कर फेंक देंगे तो उसकी आजीविका के साधन भी क्या होंगे, तुरंत नष्ट हो जाएंगे। भाई, हम झुग्गी झोंपड़ियाँ कहाँ बना के रहते हैं? जहाँ हमारे को रोजगार के साधन मिलते हैं तो हम उसके आसपास के इलाकों के अंदर अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। इसी बात पर हर मामले को साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभविक साक्ष्यों से ये सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता यानी झुग्गी झोंपड़ियों पर जो व्यक्ति रहते हैं को शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं। उनके पास जीने के लिए और रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो वे अपने काम करने की जगह के आसपास ही पटरी पर झुग्गी झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। अगर उनकी पटरी या उस पटरी पे से उनकी झुग्गी झोंपड़ियों को हटा दिया जाएगा तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। तो होगा क्या? निष्कर्ष यही होगा कि क्या होगा कि उजाड़ने से उनकी आजीविका से हाथ धो पड़ेंगे, और आजीविका अगर से हाथ धो पड़ेंगे तो वह जीवन के अधिकार जो जीने का दिया गया है उससे भी वह क्या होंगे, वंचित हो जाएंगे। इसलिए झुग्गी झोंपड़ियों की आजीविका बचाने के प्रयास में इस फैसले को सुनाया गया था। न्यायालय तक आम लोगों को पहुंचाने को प्रभावित करने का ये मुद्दा है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई बार कई साल लगा देती हैं, और उस कई साल लगाने के चक्कर में क्या होती है कि जो इंसाफ यानी न्याय जो मिलने वाला होता है उसमें कई बार इतनी देरी हो जाती है कि व्यक्ति जीते जी फैसला ही प्राप्त नहीं कर पा सकता है। इसे कहते हैं इंसाफ का कत्ल करना। ठीक है।
26 नवंबर 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्ण ने एक भाषण में कहा था कि भारतीय न्यायपालिका में 26 न्यायाधीशों से लैस एक सर्वोच्च न्यायालय, 725 सेवाकृत पदों वाले 21 उच्च न्यायालय और 14,477 अधीनस्थ न्यायाधीश दिसंबर 2006 तक, जिनकी वास्तविक संख्या इतनी है। इसके बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस लोकतांत्रिक भारत में जहां संविधान लागू किया गया है, न्यायपालिका ने अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका विधायकों की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने का प्रयास किया है। संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल वही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। ये हमारे लोकतंत्र की बुनियादी पहलू है। अब हम यहाँ पे एक चित्र जो दिखाया गया है, जिसके अंदर हम बता रहे हैं आपको कि 22 मई 1987 में मारे गए हाशिमपुर के 43 मुसलमानों के कुछ परिवारजनक, ये परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो बात अभी मैंने बोली थी कि इतनी स्वतंत्र न्यायपालिका होने के पश्चात भी हमारे मुकदमे शुरू होते हैं और उनको फैसला आने में इतना विलम्ब हो जाता है, जिस कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया था। ये मुकदमा आज भी जारी है। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप के मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। ये बताने की कोशिश की गई है चित्र के माध्यम से कि कई बार हमारी अदालतें हमारी न्यायपालिका इतनी अच्छी होते हुए भी कुछ मुद्दों पर आज भी फैसले होने में इतना समय लग जाता है कि इंसाफ का कत्ल हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।